हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMM बेसिक क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है, ये क्लास 12 नहीं बल्कि क्लास 11 है। आज का टॉपिक हमारे क्लास में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास, जैसे यदि हम किसी एलिमेंट का एग्जांपल लें, एटम ले लें। सपोज दैट हमने यहां सोडियम ले लिया। हम जानते हैं सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 23 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो कई बार आप ध्यान दीजिएगा, जो एटॉमिक मास है उसको राइट साइड में ऊपर लिखते हैं, और बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि यही जो एटॉमिक मास है ये राइट साइड में ना होकर के ऊपर ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में यहां कहीं लिख दिया जाता है। तो आप इसको यहां लिखें या फिर इसको यहां लिखें, दोनों केस में उसको सही माना जाता है, वो होता है एटॉमिक मास। कहने का मतलब एटॉमिक मास जो है एटम के ऊपर लिखा जाता है, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, और एटॉमिक नंबर जो है वो यहां लिखा जाता है नीचे। लेकिन अब जो एटॉमिक मास है ये होता क्या है, हमने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप ये समझ पाएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास क्या होता है पहले ये समझते हैं, देन हम ये समझेंगे कि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, उसको किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टैंडर्ड एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एटॉमिक मास होता है उसी स्टैंडर्ड एटॉमिक मास से कंपैरिजन करेंगे हम बाकी सबके एटॉमिक मासेस का, और कंपैरिजन करने पर जो होगा, जो आएगा, उसी के रिस्पेक्ट में हम समझेंगे कि ये एलिमेंट इस स्टैंडर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास से कितने टाइम हैवियर है। जितने टाइम हैवियर होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। कहने का मतलब ये है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो स्टैंडर्ड एटॉमिक मास वो कौन है, कार्बन का एटम स्टैंडर्ड दिया गया। हम जानते हैं कार्बन के जो है 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। यहां सभी का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां 6 लिख सकते हैं हम। तो ये कार्बन है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहां एटॉमिक मास सबका डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, इस वजह से ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। और इसका एक अपोजिट होता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब जिसका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो कहने का मतलब यहां पर यह है स्टूडेंट्स कि इन तीनों में से किसको स्टैंडर्ड दिया गया है, यही एक क्वेश्चन है हमारा। तो इन तीनों में से कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया गया है। कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वही स्टैंडर्ड एटॉमिक मास है, और इसी स्टैंडर्ड एटॉमिक मास से जो बाकी के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सभी के एटॉमिक मास का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि वो जितने टाइम इसके एटॉमिक मास से हैवियर होंगे वही उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होगा। तो बेसिकली ये जो एटॉमिक मास है एक कंपेरेबल वैल्यू है। इसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, कार्बन 12 के एटॉमिक मास से। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स में से कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड माना गया, इन दोनों में से किसी एक को स्टैंडर्ड क्यों नहीं माना गया।
ठीक है, तो आपको बता दें हम कि इसमें कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है। ये जो है रेडियो एक्टिव होता है, ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 13 भी रेडियो एक्टिव होता है, बात समझ रहे हैं? बट इट इज मोर रेडियो एक्टिव, इट इज लेस रेडियो एक्टिव। हमने यहां बड़ी वाली साइन इधर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन 14 है एंड कार्बन 13, इन दोनों में कार्बन 14 ज्यादा रेडियो एक्टिव है, कार्बन 13 कम रेडियो एक्टिव है। तो ज्यादा रेडियो एक्टिव है मतलब ज्यादा इसका डीके होगा। डीके मतलब ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो अपने में से सेल्फ अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करेगा, ये भी करेगा। तो जो जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव उतना ज्यादा अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता है, उसका डीके उतना ज्यादा होता है। और जो जितना कम रेडियो एक्टिव होगा वो उतना कम अल्फा बीटा गामा रेज एमिट कर पाएगा और उसका डीके उतना कम होगा। यहां कार्बन 12 जो है ये जो है रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका डीके होता रहता है। ये अपने इसी फॉर्म में नहीं होते, इसलिए रेडियो एक्टिव होने के कारण कार्बन 14 की जो अबंडेंस है, मतलब जो इसकी उपस्थिति है अर्थ पर, वो सबसे कम है। कार्बन 13 में थोड़ा ज्यादा है और सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी है? कार्बन 12 की। इसीलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड मान लिया और इससे हम किसका कंपैरिजन करेंगे? जो बाकी के एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना? तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या बनेगी इसको समझ लीजिए। एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये होगी कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट is a number which tell us about that it how many times heavier than the atomic 1/12 atomic mass of an atom of carbon 12। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास एक ऐसा नंबर होता है, एक नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि ये एलिमेंट मतलब ये एटम कार्बन 12 के एक एटम के एटॉमिक मास के 1/12वें पार्ट से कितने टाइम हैवियर है। ठीक, ये होता है एटॉमिक मास। तो जैसे यहां लिख देंगे हम एटॉमिक मास ऑफ एटम, एन एटम लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। एन एटम इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ एटम। यहां पर किस एटम की बात हम कर रहे हैं? जिस एटम का एटॉमिक मास हमने यहां लिया है उसी का एक्चुअल मास हम यहां लेंगे, डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास of an atom of carbon 12। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। जो हमने डेफिनेशन बताया उसी के बेसिस पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने एग्जांपल यहां लिया है सोडियम, इस सोडियम का मास कितना है? 23 है। तो कैसे इसको समझेंगे इसके हेल्प से? तो सोडियम जो है इसका मास कितना होता है? 23। तो एक्चुअल मास कितना इसका है? 23 है। यहाँ 23 भी लिख देंगे अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? 12 होता है। तो
तो यहाँ हम 12 कर देंगे, 12 कैंसिल, ये आ गया 23। मतलब जो इसका एटॉमिक मास आप देखेंगे वही आएगा, लेकिन हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कि कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसके 1/12वें पार्ट से कितने टाइम कोई एलिमेंट का जो एटम है वो हैवियर है, जितने टाइम हैवियर होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, इसमें और एग्जांपल लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। तो ये रहा एटॉमिक मास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जरा इसको देख लीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले, मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने से पहले यहां पर हम एक क्यों देख लेते हैं कि जो एटॉमिक मास है इसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, देखिए स्टूडेंट आपको बताते हैं हम कि एटॉमिक मास की जो यूनिट है ये सबसे पहले क्या थी, ये थी एएमयू। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, जो पहले एटॉमिक मास की यूनिट लिखी जाती थी, जो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता था पहले एएमयू से रिप्रेजेंट किया जाता था। एएमयू का मतलब ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब जो न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें एएमयू को क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया यू। यू मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है ना, यूनिफाइड मास मतलब पहले हम जिसको एएमयू कहते थे, आज के टर्म में जो प्रेजेंट टाइम है इसी एएमयू को अब क्या कर दिया गया, यू कर दिया गया। यू का मतलब यूनिफाइड मास और एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो एएमयू और यू का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखिए। पुरानी बुक्स आप देखेंगे तो वहां पर आपको एएमयू मिलेगा, लेकिन अगर न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें उसी को यू से लिखाया जाता है। तो ये था यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। जैसे सोडियम का मास कितना था 23, तो कहेंगे कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 एएमयू है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल का मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एमएम। इसको समझिएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ मास, masses of all atoms। मास समझ गए ना, मतलब किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी का जो एटॉमिक मास है उसको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो ऐड करने पर मींस जोड़ने पर जो आएगा वही मास उस मॉलिक्यूल का मास होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में H2SO4 है, लंबा एग्जांपल हो गया, पहले छोटा एग्जांपल देखो। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने सपोज सेट लिया HCl। अब HCl में जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, कितना आ जाएगा 36.5। तो 36.5 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नाउ इसी तरह से हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 1। कितने हाइड्रोजन 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। ये 16 होगा। कितने ऑक्सीजन हैं, तो 4 ऑक्सीजन है। कहने का मतलब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा
4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 232 प्लस 64। अब इसको ऐड करिए, 34 प्लस 64 और आगे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये 8, 6 प्लस 3 9, तो ये आ गया 98, ठीक है ना। तो ये आ गया 98। 98 इज द एटॉमिक मास, सॉरी 98 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पर जैसे हमने यहां पर ये निकाला कि इस एटम का मास 1 था, इसका मास 32 था, इसका मास 16 था। तो कुछ यूजुअल एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास आपको लर्न होना चाहिए। वो यूजुअल कौन कौन से हैं उनको हम यहां लिख देते हैं, आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा, तो हमेशा वो आपके काम आएंगे। और जो अनयूजुअल हो बहुत कभी कभी पूछे जाते हैं, जो पूछे भी जाएंगे तो उनका एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं हम एलिमेंट और यहां एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, यूनिट आप जानते हैं AMU या फिर U। इसके बाद आपका आता है सोडियम, इसका होता है 23, पोटेशियम 39.99 करके आता है, मतलब ऑलमोस्ट 40 ले सकते हैं आप इसको। कैल्शियम का 40 होता है। इसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम 27, ठीक है, सल्फर 32। इसी तरह से इसमें आता है क्लोरीन, इसका होता है 35.5, आर्गन 40, कार्बन का 12, अभी आपने देखा भी था। तो बेसिकली कार्बन का 12 ही लिया जाता है। जब कहेगा कि ये आइसोटोप्स हैं तो उसमें मेंशन किया जाएगा, कार्बन 13 लिया जाएगा या फिर 14 लिया जाएगा, तो वहां पर क्वेश्चन मेंशन किया जाएगा। यदि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप वहां पर नॉर्मली कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना लिखेंगे 12, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना होता है उसको हम लिखते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16। इसके बाद आपका नाइट्रोजन आता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब हमने ये लिखा तो इसके डेटा ये हो गए, इसको अंडरलाइन में कर दिया, यहां लिख दिया 1, यहां आ गया 1 जो 1 फर्स्ट ग्रुप है उसके डेटा यहां लिखे हैं। अब यहां यदि हम नंबर 2 दे दें तो यहां भी नंबर 2 दे देंगे, तो यहां लिखेंगे उसके सामने, इसके सामने यहां पर जो डेटा आएगा इसका होगा, इसको आप समझ जाइएगा। इसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 14 होगा, ठीक है। और आता है इसमें फ्लोरीन, फ्लोरीन छोड़िए बहुत कम आता है। सिल्वर आता है, सिल्वर का होता है 108, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, इतने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इतने ही हैं यूजुअल, इनको तैयार रखिए जो भी आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है। अच्छा एक और है कॉपर, हमें याद आ गया, कॉपर इसका होता है 63, कई बार ये भी आ जाता है, यूजुअल है, ठीक। तो इतने एलिमेंट्स जो हैं इनका एटॉमिक मास आप लर्न रखिएगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा तो ये यूजुअल है, इनका दिया नहीं जाता न्यूमेरिकल में एटॉमिक मास। बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर इनका एटॉमिक मास गिवन होता है, लेकिन ज्यादातर केस में इनका एटॉमिक मास गिवन नहीं होता। अब इनके बजाय इनके अलावा जो और बच गए हैं वो उतने यूजुअल नहीं है, बहुत रेयर केस में आते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक मास क्वेश्चन में मेंशन किया होता है,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। तो अपनी क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। जय भारत, जय भारत।